नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का निधन। इस्लामिक देशों में न्यूक्लियर बम के जनक परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का निधन। भोपाल में हुआ था जन्म। बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। कई देशों को बेची थी न्यूक्लियर बम की तकनीक। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुसलमान देशों के लिए पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसीलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक भी कहा जाता है। हालांकि उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी लगे थे। बताया जा रहा है कि रविवार रात को उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रविवार की सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 में भोपाल में हुआ था। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद बने पाकिस्तानी हीरो। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण के 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ऐसा ही एक परीक्षण किया गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर कदीर के द्वारा की गई थी। इसके बाद से वह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई इस्लामिक देशों को उन्होंने दुनिया में हीरो बना दिया गया था। इसी परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाले मुस्लिम देशों में अकेला और दुनिया का 7वां देश बन गया था। भोपाल में जन्मे थे अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ था। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था। डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान में पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए थे। उन्होंने 2 बार निशान-ए-इम्तियाज और 1 बार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित भी किया गया था। देशों को बेची थी परमाणु तकनीक। 1998 में यूएस चर्चित मैगजीन ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें डॉक्टर खान का आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इराक को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे। कुछ साल बाद तकनीकी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुफिया जांच करवाई, जिसमें सामने आया था कि डॉक्टर खान ने ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और इराक को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। इसके बाद पूछताछ में डॉक्टर खान के ऊपर आरोप लगाए गए सारे आरोप उनके द्वारा कबूले गए, जिसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने साल 2002 में उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटा दिया। इस काबुलनामे ने राष्ट्रपति मीडिया में हड़कंप मचा दी। यूएस की इस मैगजीन द्वारा उन्हें मर्चेंट ऑफ मेनिस यानी कि तबाही का सौदागर नाम दिया गया था। 2004 में उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनकी गिरफ्तारी और मुशर्रफ सरकार का अमेरिकी सरकार की तरफ झुकाव देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां और पाकिस्तानी नागरिक उनके समर्थन में उतर आए और उन्हें राष्ट्रीय हीरो बना दिया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने उनके खिलाफ सारे आरोप को हटा दिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अब्दुल का परिवार पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। शायद वह बड़े होकर भाभा में वैज्ञानिक बन जाते, लेकिन नियत को तो कुछ और ही मंजूर था। दिलचस्पी है कि भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे अहम वैज्ञानिकों में काफ़ी मान्यता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम दोनों ही मुस्लिम थे। दोनों का ही जन्म भारत में ही हुआ था और दोनों ही अपने देश के परमाणु कार्यक्रम में राष्ट्रीय हीरो हैं। यही नहीं, दोनों वैज्ञानिक को परमाणु कार्यक्रम में योगदान के लिए ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत में बहुत फर्क है। अब्दुल कदीर का नाम कट्टर राष्ट्रवाद से प्रेरित जासूसी के लिए भी जाना जाता है, जबकि कलाम एक वैज्ञानिक के अलावा लेखक के तौर पे भी मशहूर थे। दोनों की कामयाबी का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। भोपाल में पैदा हुए अब्दुल एक स्कूल मास्टर के बेटे थे। उनके 6 भाई बहन थे। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जब लाखों मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं अब्दुल का परिवार भोपाल में ही रुकना चाहता था। 16 साल की उम्र में अब्दुल कदीर खान भी भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। अब्दुल के 6 भाई बहन पहले ही पाकिस्तान का रुख कर चुके थे। अब्दुल खान ने कराची यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह मेधावी छात्र थे। ग्रेजुएशन के बाद अब्दुल ने ब्रेक लिया और कुछ छोटी छोटी नौकरियां की। ग्रेजुएशन के कुछ सालों बाद खान ने जर्मनी में मास्टर डिग्री ली और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी शुरू की। इसी बीच अब्दुल ने डच साउथ अफ्रीकी मूल की एक लड़की से शादी की और बेल्जियम में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1972 में अब्दुल अपनी पत्नी हनी के साथ एम्स्टर्डम चले गए और वहां यूरोपियन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज कॉरपोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। खान की पहचान एक अच्छे कर्मचारी, पति, दोस्त और 2 बच्चियों के आदर्श पिता के तौर पर जानी जाती थी।
उनके एक सहयोगी मलिक ने उनकी जीवनी में लिखा है कि वह इस्लामिक दुनिया को दूसरे देशों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान को। हालांकि कुछ स्कॉलर्स इससे सहमत नहीं थे और उनका मानना है कि अगर ऐसा होता तो वह उत्तर कोरिया को तकनीक का ट्रांसफ़र नहीं करते। वह सबसे पहले एक देशभक्त थे, उसके बाद एक मुसलमान थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए दी ऑटरिंग से जुड़े रहें। धन्यवाद।